एमपी समेत कई राज्यों में लगातार हार के बाद अब कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश की सियासत में फिर एक बार सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या एमपी में कांग्रेस दिग्विजय सिंह की नीति पर आगे बढ़ रही है। उधर दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना कि राहुल गांधी की राजनीति ऐसे ही है, कभी किसी को बनाओ कभी किसी को निपटाओ। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की पॉलिसी एकदम सही है और उनकी पॉलिसी से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस को मिल रही हार के बाद एक बार फिर से दिग्विजय सिंह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने मिशन 2028 की तैयारियों के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति का प्रेजेंटेशन दिग्विजय सिंह दिल्ली में एआईसीसी और एमपी कांग्रेस नेताओं को दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से चर्चाओं में सामने आ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव यानी कि अगले 3 साल का जो रोड मैप है कांग्रेस का, वो दिग्विजय सिंह तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाएगा और कैसे पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो भी दे दिया है। पिछले 3 महीने में दिग्विजय सिंह ने पचमढ़ी शिविर, भोपाल कांग्रेस दफ्तर में चुनावी तैयारियों के प्लान को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह का प्लान क्या है। हर जिले में 3 स्तर पर यात्राएं निकाली जाएं। मंडल, ब्लॉक, जिला स्तर पर पद यात्राएं निकालें। यात्रा में पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ चलें। एक विधानसभा का कांग्रेस नेता दौरा करें। प्रत्येक विधानसभा में रात्रि विश्राम करें बड़े नेता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 230 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। दिग्विजय सिंह के प्लान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की राजनीति ऐसी ही है, कभी किसी नेताओं को बनाओ कभी किसी को निपटाओ। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की पॉलिसी एकदम सही है और उनकी पॉलिसी से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये तो उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी बताएंगे या फिर इसका उत्तर राहुल जी करेंगे। राहुल जी की राजनीति ऐसा ही है, कभी किसी को बढ़ाओ कभी किसी को निपटाओ। पर कांग्रेस किसी को भी आगे बढ़ाए, जनता ने उसे नकार दिया है। ये बात बिल्कुल सही है और उन्होंने ठीक बात और ठीक दिशा में जो है सुझाव दिया है, इसको माना जाना चाहिए। आउटरीच के कार्यक्रमों के बिना जो है कांग्रेस का जो शक्ति है उसको हम जो है हमारे पास शक्ति है, हम उसे समेट नहीं पाते। तो आउटरीच के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जिसमें जो है पदयात्रा एक बहुत बड़ा माइल का पत्थर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के प्लान को कांग्रेस पार्टी कितना मानती है और कितना इसका पार्टी को लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैन की करेंगे, जहां पर एक दरगाह में हनुमान चालीसा के पाठ किए जाने पर हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि दरगाह में चादर चढ़ाने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उसकी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और ये सब करना गलत है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उधर अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हनुमान चालीसा करना कोई गलत काम नहीं है। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही तो गंगा जमुना तहजीब है। उज्जैन में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मौलाना मौज दरगाह परिसर का बताया जा रहा है। दरगाह में कथित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस वीडियो की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि दरगाह पर चादर चढ़ाने की परमिशन मांगी गई थी, जिसके बाद दरगाह परिसर में
पहले कव्वाली का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने का आरोप है। धर्म के लोग आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जिस चीज़ की परमिशन ली थी और फिर उसके बाद जो सुंदरकांड किया है वो कहीं ना कहीं गलत है और आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। तो अब इसको लेकर जो है समिति की तरफ से जो कड़ी आपत्ति जताई गई है। दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर दरगाह कमेटी ने आपत्ति जताई है। कमेटी का कहना है कि चादर चढ़ाने की परमिशन लेकर ये सब किया जाना गलत है। के लिए तो किसी को कोई मना कर ही नहीं सकते ना, किसी भी चीज़ के लिए। फिर चादर वादर पेश करी और चादर पेश करने के बाद थोड़ी सी कव्वाली वाली का प्रोग्राम हुआ, फिर कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, ईशा की नमाज हो गई, हम नमाज आज़ान हो गई, हम नमाज पढ़ करके अपने यहाँ चले गए। फिर उसके बाद ये घटना घट गई। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि दरगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि ये देखना होगा किस उद्देश्य और नियत के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। सरकार को इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ मांग आई होगी कि गा दो तो गा दिया होगा किसी ने हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा तो सब जगह चलता रहता है, गाते रहते हैं। कव्वाली के कार्यक्रम में भी जो है बुलाया होगा तो चले गए, और जब चले गए और बोला होगा कि भाई हनुमान चालीसा गा दो तो उनने गा दिया होगा। जय श्री राम। साथ में हमें ये देखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करते हैं, और अगर कहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो किसी की भावना आहत ना हो, क्योंकि उनकी भी कुछ आयतें होती होंगी, उनकी भी कुछ प्रार्थनाएं होती होंगी जो पढ़ते हैं। अगर वो इसका उल्टा करें तो मुझे लगता विवाद होगा। तो इसमें एक कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए जो भी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कहीं कोई आहत ना हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। दरगाह कमेटी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहली खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बीजेपी ने तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन सभी को चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी ने कमान सौंप दी है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बीजेपी के नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और नितिन नवीन को उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों से जबरदस्त स्वागत हुआ नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और वर्तमान में उनके पास 3 जिम्मेदारियां हैं। माना यह जा रहा है अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं नितिन नवीन तो फिर ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां उनसे वापस ली जा सकती है। तो बीजेपी मुख्यालय की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स की, जहां पर नितिन नवीन का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सांसदों ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुलदस्ता भेंट कर फूलों की माला के साथ देखिए उनका किस तरीके से स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी, और इसी बीच तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। और वहीं पर नितिन नवीन, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है, तो अब एक नई जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर। और जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले ये जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कुल मिलाकर नया पदभार, नई चुनौती, नई जिम्मेदारी, और कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष भी हो सकता है नितिन नवीन को बना दिया जाए। और नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। बीजेपी ने अपनी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। और अब आपको यह बता देते हैं कि किस पार्टी का अध्यक्ष कितने साल का है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जहां 35 साल के हैं, जो वे अब सबसे युवा हैं। बिल्कुल 45 साल उनकी उम्र है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल है, जो सबसे उम्र दराज है।
और वहीं अखिलेश यादव का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश, इनकी उम्र 52 साल है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की 85 साल उम्र है और उमर अब्दुल्ला अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी उम्र है 55 साल। वहीं ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र 70 साल है। इसके अलावा मायावती का भी अगर जिक्र करें तो वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, 69 साल उनकी उम्र है। एनके स्टालिन अध्यक्ष हैं और डीएमके के, और उनकी उम्र 72 साल है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे युवा अध्यक्ष अपनी पार्टी को दिया और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड नितिन नवीन के नाम पर दर्ज हो चुका है।